हेलो एवरीवन, पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था और एक डिटेल टाइमलाइन बताई थी कि हम हिस्ट्री पोर्शन को कितने दिनों में कवर करने जा रहे हैं, कैसे मैं इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगी। और 22 अक्टूबर को हमने हिस्ट्री और डीआई सेक्शन का एक पूरा टेस्ट रखा है। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो जाके वो वीडियो सुन सकते हैं, उसके बारे में जानकारी। और बिना विलंब किए करते हुए आज का शेड्यूल था 6 अक्टूबर का कि आर्ट एंड कल्चर आज हमें कवर करना था, तो हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि इस बार में पाल कला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न मैं आपको ये दे रही हूँ कि बिहार में पाल कला की जो मुख्य विशेषताएँ हैं उसकी चर्चा करनी है। मुख्य विशेषताओं पे चर्चा करें और जो स्पेशल एम्फेसिस करना है मूर्ति कला पे विशेष जोर देते हुए आप बिहार में पाल कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि बिहार में मौर्यकालीन कला का आपको विवरण देना है। तो पूरा जो भी मौर्यकालीन समय में जो भी आर्ट एंड कल्चर का विकास हुआ उसके बारे में जानकारी देनी है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि क्या मौर्य कला पे पर्शियन इफेक्ट था, फारसी प्रभाव था, इसे आपको सिद्ध करना है। पक्ष या विपक्ष में जो भी आपको लगे आपको जस्टिफाई करना है। अगर आपको लगता है था तो कैसे था, नहीं था तो कैसे था। यह आपका दूसरा प्रश्न है। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें आप उसका 360 डिग्री व्यू लेके पढ़ें, मतलब कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसकी अच्छाइयां हैं। और यदि आपके दिमाग में ये भी तुलना हो जाए कि मौर्यकालीन और पाल कला या इन चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन, तो यह भी आप साथ में करते चलें। तो इससे आपको एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी टॉपिक पे। और यदि प्रश्न आया दोनों का तुलना करने का तो आप वहाँ पे हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि आपने दिमाग में पहले से ही सोच रखा है। आगे चलिए, तीसरा प्रश्न है आज का। ये कम संभावित है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर से वो रिपीट कर दें। 66 में पूछा जा चुका है कि जो पटना कलम की विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है और पटना कलम के पतन के कारणों पर प्रकाश डालना है। क्या कारण था कि पटना कलम पेंटिंग हम आज के समय में नहीं देखते हैं, जबकि वहीं पे जो मधुबनी आर्ट है वो बहुत पुष्पित पल्लवित हुई और विदेशों में भी हमारे मिथिला रीजन के जो आर्टिस्ट हैं वो नाम कमा रहे हैं। तो क्या कारण था कि पटना कलम जो है डिमाइस हुआ, उसका क्या कारण था, उसके पतन के कारणों पर प्रकाश डालना है। अच्छा, चौथा मैंने एक प्रश्न सोचा कि इस विषय को एंड करने से पहले आप ये भी प्रश्न एक तैयार रख करके जाइएगा कि यदि एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपका प्रश्न आर्ट एंड कल्चर वाला छूटे नहीं, कि बिहार में जो आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, उनका क्रमिक विकास हुआ, उसकी एनालिसिस करनी है। उदाहरण के तौर पे यदि ये हमारा बिहार है तो यहाँ पे मंजूषा आर्ट, इस रीजन में उत्तर वाले में मधुबनी आर्ट है, और हमारा ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे तो पालकालीन और मौर्यकालीन आर्ट फली फूली है। तो इस तरह से आप जो बिहार में जितने भी आर्ट एंड कल्चर हैं, जो भी आपको पता हो, आप उनकी एनालिसिस करें और उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो ये 4 प्रश्न मैं दे रही हूँ आपको। इसे 6 से 8 अक्टूबर तक आप इसे तैयार कर लीजिए। और जो भी मेरे ग्रुप में रजिस्टर्ड हैं वो अपने इन सारे 4 प्रश्न के उत्तर को भेजें, और जो मुझे उसमें से सबसे अच्छा लगेगा टॉप 3 की कॉपी मैं दिखाऊंगी। और जो नहीं रजिस्टर्ड है वो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, वो इन 4 प्रश्नों का उत्तर अपने आप तैयार करें। मैं अभी सोर्स भी बता देती हूँ आपको, कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयार करना है इन प्रश्नों के उत्तर को। और ये जो 4 प्रश्न आपने बना लिए, मैं उसका एक मॉडल आंसर इन द सेंस नहीं कि मैं लाइन बाय लाइन लिख करके आपको देने जा रही हूँ। आप ये भूल जाइए। यदि आपको बीपीएससी क्लियर करना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रास्ता सिर्फ मैं दिखा दूंगी, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगी कि आपको एक आइडियल आंसर कैसे लिखना है, जैसे 4 लाइन की भूमिका है, यहाँ पे आप ये डायग्राम बना सकते हो, एक कोटेशन ऐड कर दो, इस तरह का हिंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको करना है। और यकीन मानिए यदि आप इतनी मेहनत करेंगे तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मैं आगे आपको बता देती हूँ कि सोर्स क्या क्या है, आपको इन्हें कहाँ से कवर करना है। तो कोई भी बुक जो भी आप मार्केट में जाइए, चूँकि मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है इसलिए मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं, और यदि आपका माध्यम हिंदी है तो कोई भी स्पेशल बुक जो बिहार की हो, जैसे क्राउन मैंने फॉलो किया, और एक मनीष रंजन की आती है, उसमें भी पटना और पाल और थोड़े पैराग्राफ के बारे में दिया हुआ था इन सारी चीज़ों में। और जो दूसरी अच्छी बुक है जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा डेटा मिला है आर्ट एंड कल्चर का, वो एक केबीसी नैनो की बुक आती है, बिहार कल्चरल एमिनेंस। मैं उसकी पिक्चर आपको दिखा देती हूँ, शंकर शर्मा जी की है। वो बुक कुछ ऐसी दिखती है।
ये देखिए, ये बुक है, ये बुक मैंने फॉलो की थी। यहाँ पे ये इंग्लिश में आती है, मुझे नहीं पता कि हिंदी में भी आती है नहीं, आप इसे पता कर लीजिए। और ये केबीसी नैनो की जो बिहार कल्चरल इमिनेंस करके बुक आती है, इसमें आपको पूरा डेटा मिल जाएगा सारी चीज़ों का, पटना कलम, पाल और मौर्यन आर्ट का। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हाँ, डेकोरेशन के लिए डायग्राम्स कैसे बनाएंगे और कुछ जो रिसेंट के घटनाक्रम है, मान लीजिए कि पटना कलम पे कहीं कैलेंडर इशू हुआ है, या नीतीश कुमार जी ने कहीं पालकालीन जो कला है उसके बारे में कुछ कहीं वक्तव्य दिया है, या फिर कुछ उस तरह की फाइंडिंग्स पाई गई हैं, तो ये सारे जो डेटा है वो आप अपने पास में ऐड कर लो, तो उससे आपका उत्तर और ज़्यादा आकर्षक बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप इन चारों प्रश्नों के उत्तर को तैयार करिए और 8 अक्टूबर तक मैं इंतज़ार करूंगी, और 9 अक्टूबर को मैं इन सारे प्रश्नों का आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे लिखना है। और आप घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं डरिए। आपको यदि आप सबसे पहले देखिए, मैंने भी कैसे शुरू किया था, इवन मुझे अभी भी कोई टॉपिक लिखने को दिया जाए तो मुझे याद नहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप बुक से देख करके लिखिए। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता देना चाह रही हूँ, आप जो भी प्रश्नों का उत्तर तैयार करिए उसे A4 शीट में ब्लैंक जो आती है जिसमें लाइन्स नहीं हो, उसी में लिखिएगा। आप मार्केट में जा करके ले लीजिए A4 शीट, और उसके चारों ओर ना, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर जैसा बना हुआ है, इस तरह से ये वाला बॉक्स, सॉरी एक मिनट, आप ऐसा बॉक्स बना लो, क्योंकि जो बीपीएससी की कॉपी में आपको दिखा दूंगी, इस तरह का एक ऐसे आप स्क्वायर वाला ये वाला लाइन बना लो, और उसमें अंदर में लिखने की कोशिश करो। 4 पेज से ज़्यादा, 4 पेज के अंदर ही आप चारों जो हैं आपके हैं, जो भी डायग्राम वाइग्राम जो भी आपको बनाना है, 4 पेज के अंदर करिए। टाइम लिमिट आप रखिए 18 मिनट। 18 मिनट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप लिखेंगे 18 मिनट में, उसके बाद में थोड़ा सा समय बचाए रखिए, और थोड़ा डेकोरेशन, अंडरलाइन, इन सारी चीज़ों के लिए कर दीजिए। तो ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आपको कितने मिनट में लिखना है। 18 मिनट, 18 मिनट्स में लिखना है आपको, 1 मिनट, 18 मिनट्स में लिखना है, और 4 पेज के अंदर लिखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार हो जाता है या तो हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, या आपने बहुत बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग में लिख दिया तो पता चला अंत में आपके पास कॉपी ही नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कॉपी इसमें यूनिवर्सिटी की तरह नहीं मिलेगी। तो कितना है इसका, 18 मिनट में आपको करना है और 4 पेजेस में लिखना है। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग 9 अक्टूबर को मिलेंगे, और इन जो है प्रश्न उन पे हम चर्चा करेंगे, और इन बिटवीन मैं करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी डाल दूंगी, ताकि जब हम नेक्स्ट वाला, जब 8 अक्टूबर के बाद से हम करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो उसके पास पहले से आपकी जानकारी हो। यदि आपके पास समय उपलब्ध हो तो आप उनके भी आंसर अपना तैयार करना शुरू करिए। और नोट्स मेकिंग आप अपने खुद ही करिए, उसमें आपका इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। बेसिकली जितना आप लिखेंगे और जितना चीज़ों को गैदर करके जितने मतलब आकर्षक तरीके से अपने उत्तर को रिप्रेजेंट करेंगे, उतना ही सिलेक्शन होने का आपका चांस बढ़ जाएगा। और मेंस ही वो वे है जिससे आप सेलेक्ट हो पाएंगे। इंटरव्यू किसी के हाथ में नहीं होता है, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो बट मे बी इट इज़ नॉट योर डे। तो हो सकता है ऐसा कि इंटरव्यू में 10-15 नंबर इधर उधर हो जाए, तो वो आपको अपने मेंस वाले जो मार्क्स है ना उसी से मेकअप करना होगा। तो यदि आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, कॉपी पेन उठाइए, बिल्कुल जुट जाइए। आपको याद नहीं है, आप पहले देख देख के लिखिए, उसी उत्तर को दोबारा लिखिए, तिबारा लिखिए, तो फिर आपको चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।